क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर रहता है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन ही भर भर के रहते हैं। तो आपको ये जान लो, फिजिक्स के पेपर की मस्त तैयारी करने के लिए न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको जो न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज है आपको वन शॉट पे सारे करा रहे हैं। इससे पहले 9 चैप्टर तक हमने करा दिए। आज का जो 10वां पार्ट है आपका तरंग प्रकाशिकी वाला, इसके सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो का मस्त तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है। देखो, फिजिक्स के पेपर में आपसे कह रहे हैं ना अच्छे नंबर लाना है, तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे अच्छी पकड़ बना के रखो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये चीज जान लो, ठीक है। तो देख सकते हो आज आपका जो क्लास 12 फिजिक्स का 10वां पार्ट है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स वाला, इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन सब को आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो, क्योंकि न्यूमेरिकल वाली क्लास है तो साथ साथ में हल करते रहोगे तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और आपसे बता रहे जितने न्यूमेरिकल है किसी भी सवाल को हल्के में ना लेना, किसी भी न्यूमेरिकल को हल्के में ना लेना, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं आपका इस न्यूमेरिकल वाली क्लास की, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना और कॉपी पेन निकाल लो जल्दी से, मस्त तरीके से हमारे साथ साथ सॉल्व करना, जिससे आपको भी आसानी से एक एक सवाल समझ में आते रहे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और देखो, इससे पहले हमने बताया ना कि आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी, प्लेलिस्ट पे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे हमने इससे पहले आपको सारे टॉपिक पढ़ा रखे इस चैप्टर के, ठीक है। तो अगर उनको आप पढ़ना चाहो तो प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहां से आके क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे सभी टॉपिक हमने पढ़ा रखे, न्यूमेरिकल वन शॉट में करा रखे सभी चैप्टर के, वहां से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm है, mm का मतलब मिलीमीटर है, ठीक है, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई। अब कह रहा है प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन आने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया, सबसे पहले बात है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। तो यंग का द्विध्रुवी प्रयोग आपको तुरंत याद आना चाहिए, क्या होता है उसमें, सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है, इस टाइप से, ये देखो यहां से, ठीक है, यहां से जब प्रकाश किरण यहां से जाती है या आपका जब तरंगे यहां से निकलती है तो इस स्रोत से पड़ने के बाद जो तरंगे होती है आगे की ओर निकलने लगती है। और यहाँ पे यंग के प्रयोग के अनुसार दो स्रोत और होते हैं, S1 और S2, है ना। फिर इन पे जब तरंगे पड़ती है तो ये दोनों स्रोत नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है जिसपे हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से मान लो तरंग गई, यहाँ से इस टाइप से प्रत्येक तरंग गई, यहाँ पे जाके मिलती है, इस पॉइंट को क्या बोला था, P पॉइंट, और यहाँ से इस पॉइंट को क्या बोला था, O पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से यंग का द्विध्रुवी प्रयोग हुआ था, इसी पर्दे पे हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है। ये सिंपल हमने पढ़ रखा था, ठीक है। इस सवाल में केवल आपको ये समझा देना कि क्या चीज है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज पढ़ा था कि जो ये स्रोत है S1 S2, इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ये दोनों झिर्री है, इन्हें झिर्री बोल सकते हो या रेखा छिद्र बोल सकते हो। तो इसके बीच की दूरी जो होती है वो होती है स्मॉल d, और ये आपका यहां से यहां तक जो पर्दे की दूरी है, पर्दा लगा होता है, पर्दे की दूरी होती है कैपिटल D, और यहाँ O पे हमें मिलता है केंद्रीय फ्रिंज, और O से P तक की दूरी को बोलते हैं X। X क्या होती है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। X क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो ये सारी चीजें होती है। आप सवाल पढ़ो तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हल करते इसे सॉल्व करते, देखो क्या क्या दिया है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्री कौन है, यही, ये दोनों झिर्री बोलो या क्या बोलो, रेखा छिद्र बोलो। तो इसके बीच की दूरी कितनी, D। तो D का मान हमें दिया कितना, 0.28 mm, ठीक है। मिलीमीटर में दिया है, तो जब भी मिलीमीटर सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में उसे बदल दो तुरंत, ठीक है। अगर 1 मिलीमीटर को मीटर बदलना है तो 10 की पावर -3 से गुणा कर दो। जैसे 0.28 को करना है मिलीमीटर को मीटर में, तो 10 की पावर -3 से गुणा कर दो। तो 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, मीटर में ये दिया है। इसके बाद कह रहा है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, मतलब यहाँ से इन रेखा क्षेत्र या झिर्रियों के बीच की जो दूरी है वो दी गई है इतनी, और इससे पर्दा जो है कितनी दूरी पे रखा गया है, पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पे रखा गया, मतलब हमें पर्दे की दूरी दी गई है D का मान, ठीक है। पर्दे की दूरी कितनी दी गई है, 1.4
मीटर, ठीक है। कितनी दी गई? 1.4 मीटर। तो ये तो सिंपल मीटर में दिया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमने बताया यहाँ पे O पे हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज मिलती है। अब कह रहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, मतलब हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछ रहा है। तो यहां से लिखते हैं केंद्रीय फ्रिंज, मतलब ये दिया गया है, ठीक है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है ना, जो दिया हो नोट कर लो, सबसे पहला काम यही, दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। इसे क्या बोला जाएगा? देखो यहां से ये O से P तक की दूरी क्या है? X। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो अब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी बात की गई है, मतलब चतुर्थ के लिए चौथी, मतलब x4। x क्या है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से किसकी? दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो जब चतुर्थ की बात की गई तो x4 की वैल्यू दी है, ठीक है। कितनी दी है? 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। तुरंत इसे मीटर में बदलो, पहला का मीटर बदलो। तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? 10 की पावर -2 से गुणा। तो 1.2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में बदल गया तुरंत, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया। इसके बाद देखो क्या दिया है, कह रहा प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आप देखो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा, लैम्डा हमें निकालना है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा हमें निकालना है। तो देखो जब भी कोई सवाल हल करना हो इसी टाइप से हल करना, पहले जो दिया हो नोट कर लो, जो निकालना हो नोट कर लो, तब आगे सवाल लगाओ, ठीक है। जिससे देखो एग्जाम में जो होता है ना, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप भी नंबर मिलते हैं। जैसे मान लो आपका किसी कारण से मान लो सवाल लगाया गलत भी हो गया, लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पहले जो दिया नोट किया, जो निकाला नोट किया, अगर किसी कारण से गलत हो गया तो 2 नंबर या 3 नंबर तो आधे नंबर तो आपको पेपर में मिल ही जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखा करो सारी चीज, ठीक है। ये नहीं कि तुरंत सवाल हल कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया सवाल हल, इस टाइप से नहीं, पूरा लिखा करो पहले, ठीक है। आलस नहीं इस पे। तो देखो लैम्डा से पूछ रहा है और आपको दिया क्या गया था, अब लैम्डा निकालना है। क्या क्या दिया देखो, हमें स्लिट या रेखा छिद्र के बीच की दूरी, पर्दे के बीच की दूरी, और हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी दी है, ठीक है। तो यहां से आपको दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी का सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। दीप्त फ्रिंज के लिए अगर आपको सूत्र पता है तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र होता है xm बराबर m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला होता है xm बराबर, ठीक है। ये क्या है? mv, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, ठीक है। mv, m है ना, तो mv जैसे चौथी वैसे mv दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र होता है xm बराबर m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। और अगर क्या हो जाए, अगर आपसे अदीप्त फ्रिंज के लिए कहा जाए तो अदीप्त फ्रिंज के लिए xm बराबर होता है 2m-1 कैपिटल D लैम्डा अपॉन 2d। जब आपको क्या कहा जाए, अदीप्त फ्रिंज की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब दीप्त के लिए बात करें तो ये वाला, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आपको काम आएंगे सभी सवालों पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अदीप्त नहीं दीप्त की बात करनी है, ठीक है। तो दीप्त वाला सिंपल लगा के हल कर लेते हैं। लिखते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए xm बराबर, फॉर्मूला हमने बताया m कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब हमें करना है क्या, चतुर्थ की बात करनी है। चतुर्थ के लिए क्या हो जाएगा, m बराबर 4। चतुर्थ के लिए क्या हो जाएगा, m बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से m बराबर 4 रख लो, तो x m की जगह x4 बराबर m की जगह भी 4, मतलब m की जगह 4 रखना है। कैपिटल D की वैल्यू आपको दी है 1.4 मीटर, इंटू लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा तो निकालना है, ठीक है। लैम्डा में निकालना है, ठीक है। लैम्डा में निकालना, और किसकी, स्मॉल d की वैल्यू दी है, ये देखो 0.28 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ये हमें दिया है। अब देखो x4 की वैल्यू भी हमें दी है, तो इसका मान भी रख लेते हैं। और यहाँ पे देखो हल करो, यहाँ से अगर देखें तो देखो, यहाँ से इसे हल करें तो देखो ऊपर क्या है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक, 1, और नीचे दशमलव के बाद कितने अंक, 2। तो जब भी ऐसा मिले कि मान लो आपको करना क्या, जैसे ऊपर है दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, तो जब भी दशमलव वाला हल करने हो ना, तो काम क्या करो कि दशमलव के बाद अंक बराबर कर लो, जिससे दशमलव से दशमलव काट सकते हो। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर 1 ही अंक है, तो ऊपर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो। अब इससे हुआ क्या, देखो अगर 0 बढ़ाते हो तो 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे जितने 0 लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब हुआ क्या, इससे
इस दशमलव के बाद 2 अंक, इस दशमलव के बाद 2 अंक, तो हम यहाँ से दशमलव काट देंगे जिससे सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, x4 की यहाँ से वैल्यू रखो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर, वहां पे कितना बचा 4 गुणे 140, दशमलव कट चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे लैम्डा बटे में कितना है, दशमलव हट गया यहाँ से, केवल 28 बचा है, 28 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, x4 की वैल्यू रख दिया। अब हल कर लो, आसान हो गया ना, दशमलव काट दिया करो इसी टाइप से, मतलब जैसे दशमलव के बाद बराबर अंक बना लो। ठीक है, ऊपर और नीचे दशमलव पे काट दो, तो सिंपल यहाँ पे 140 बच गया। अब 4 से काटो, 4 7 28, 7 बचा, 7 से ऊपर काट दो, 7 दूनी 14 20 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से बचा क्या, 1.2 गुणे 10 की पावर -2 बराबर 20 गुणे लैम्डा बटा 10 की पावर -3। लैम्डा का मान निकालना है, लैम्डा को इधर रोके रहो, ये जो नीचे इसका उधर गुणा हो जाएगा और ये भाग में आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर -2, और ये जो 10 की पावर -3 था इधर आ जाएगा गुणे में, तो 10 की पावर -3, और यहाँ पे जो 20 है इसके नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसे हल कर लेते हैं, आपका आंसर आपके पास। ठीक है, आगे देखो, लैम्डा बराबर, ठीक है, यहां से क्या कर लो, इसे 2 से काट लो, तो 2 दाम 20 और इसे काटोगे 0.6। ठीक है, ये तो आएगा, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 0.6, ऊपर कितना 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 मिलके 10 की पावर -5। ठीक है, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, क्योंकि 10 है ना, तो ऊपर जाके -1 घात हो जाएगी। अब इसे हल करो, लैम्डा बराबर 0.6 को बना लो, 6 गुणे 10 की पावर -1 है ना, और यहाँ पे 10 की पावर -5 और -1 मिलके 10 की पावर -6, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर में। ठीक है, ये कितनी आ गई तरंग मीटर में। ठीक है, ये कितनी आ गई मीटर में। आप चाहो तो इसे एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हो। एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या करो, देखो यहाँ 10 की पावर -7 है, आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। अगर यहाँ पे घात अभी हमारे पास 10 की पावर -7 है, अगर 10 की पावर -10 बन जाए तो एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लो और यहाँ पे 3 घात जोड़ दो, तो लैम्डा बराबर 6, देखो 6 को कर दो 6000, 6 को कर दो 6000, मतलब 3 जीरो हमने जोड़ा, तो 3 जीरो घटा भी दो, 10 की पावर -3 घटा दो। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या किया, 6 था, 3 जीरो का मतलब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 जोड़ा, तो 10 की पावर -3 घटाया। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे हल कर लोगे, तो लैम्डा बराबर 6000, यहाँ से 10 की पावर -3 और -7 मिलके 10 की पावर -10 मीटर में है। ये एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, तो इसे सीधा सीधा लिख दो, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -10 कहाँ चला गया, एंगस्ट्रॉम में बदलने पे। यही आपके पास तरंग दैर्ध्य आ चुकी है, आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो, देखो जब भी कोई क्वेश्चन हल करो, अगर 3 या 4 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा सेम क्वेश्चन पेपर में दे देगा, आपको वैल्यू बदल के दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो इसी टाइप का आता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे कह रहा है पूरा। तो देखो पहले जो दिया हो उसे नोट कर लो, फिर फॉर्मूला लगाओ, आसानी से हल किया, आपके पास आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अभी था, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, अच्छे से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको आपको कराएंगे। ठीक है, तो और एक चीज जान लो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से हो सके। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो आप देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन खुद आप लोग देखो, आप लोग खुद जान जाओगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 589 nm, nm का मतलब नैनोमीटर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। कह रहा है पहला नंबर ए पे कहा परावर्तित तथा बी नंबर पे कहा अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी, जल का पूर्णांक 1.33 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो। केवल आपको यहाँ पे कह रहा है 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पे आपतित होता है। पहला नंबर का परावर्तित और दूसरा बी नंबर का अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, आवृत्ति ज्ञात करो और चाल ज्ञात करो। कह रहा है जल का पूर्णांक 1.33 दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं सिंपल से।
देखो कह क्या रहा है, सबसे पहले 589 नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य दिया है, ठीक है। लैम्डा में दिया गया है 589 नैनोमीटर, ठीक है। इसे मीटर में बदल लो तो 589 इंटू नैनोमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 9 से गुणा होता है, तो 589 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अब कह रहा है कि इतने का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पे आता है, ठीक है। मान लेते हैं जल है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जल है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो एक वर्णी प्रकाश इस टाइप से आता है वायु से, यहाँ पे बाहर वायु है और अंदर क्या है, जल है, ठीक है। वायु से जल की सतह पे आता है। तो आपको पता है परावर्तन अपवर्तन तो पढ़ा है किरण प्रकाश की पे, कि जब प्रकाश क्या होता है, परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश वायु एक ही माध्यम में रहता है। जैसे वायु में ही है तो यहाँ से किरण आई और ये इस टाइप से परावर्तित होकर चली गई, ठीक है। और अपवर्तन कब होता है, अपवर्तन जब ये किरण इस टाइप से दूसरे माध्यम में जल में जाएगी, ठीक है। तो जब ये किरण इस टाइप से यहाँ पे जाएगी तो इसका अपवर्तन होगा, मतलब ये किरण जो है अभी सीधा जाना चाहिए, ये थोड़ा सा इस टाइप से मुड़ जाएगी, तो यही घटना अपवर्तन की होती है। और यहाँ पे आप अभिलंब खींच लोगे इस टाइप से, तो ऊपर जो घटना हो रही है ये परावर्तन की है और अंदर जो घटना हो रही है वो अपवर्तन की, क्योंकि अपवर्तन की घटना इसलिए होती है जब माध्यम बदलता है, और अगर एक ही माध्यम है तो परावर्तन होता है, ठीक है। जैसे किरण आई और यहाँ से परावर्तित होकर चली गई तो परावर्तन हुआ, क्योंकि परावर्तन केवल एक ही माध्यम पे होता है। जैसे वायु है, केवल वायु होगी तो इस टाइप से प्रकाश आएगा और इस टाइप से परावर्तित हो जाएगा, एक ही माध्यम में परावर्तन होता है। लेकिन जो अपवर्तन होता है वो दूसरे माध्यम में होता है। तो यहाँ से इसीलिए कहा गया पहला कि परावर्तित और दूसरा अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल को ज्ञात करना है, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक, इस जल का पानी का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, अपवर्तनांक को आपको पता है n से लिखते हैं, और जल के लिए जल का मतलब वाटर मतलब W, तो इसका अपवर्तनांक लिख दो NW, कितना दिया है 1.33, अपवर्तनांक हमें 1.33 दिया है, ठीक है। अब कह क्या रहा है, क्या निकालने कह रहा है कि परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल ज्ञात करो, तीन चीज कह रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ध्यान से दिमाग लगाओ ना तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक तरंगदैर्घ्य दी गई है, फिर जल का अपवर्तनांक दिया गया। अब कह रहा है कि प्रकाश जो है पहले वायु से जल की सतह पे आपतित होता है, ठीक है। तो हमने बताया जब प्रकाश इस टाइप से एक वर्णी प्रकाश आया और वायु से इस जल की सतह पे आपतित हुआ, तो अगर सतह के अंदर जाएगा जल पे तो अपवर्तन होगा, और यहीं पे रहेगा तो परावर्तन होगा। तो किरण जब इस टाइप से अगर परावर्तन होगा तो इस टाइप से परावर्तित होकर चली जाएगी, और जब अपवर्तन होगा तो इसके अंदर आ जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें प्रकाश की चाल c होती है, ठीक है। जब आपका प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की चाल c होती है, और आपका जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी नहीं बदलती है, जितनी लैम्डा तरंगदैर्घ्य है उतनी ही रहती है, ठीक है। और जो प्रकाश की चाल है वो c रहेगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा रहेगी, ठीक है। और आवृत्ति भी नहीं बदलेगी, ठीक है। ये चीजें आपको वहां से ध्यान रखनी, क्या कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की चाल c होती है, और तरंगदैर्घ्य लैम्डा जो है वो भी सेम रहती है, और आवृत्ति भी सेम रहती है। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश वायु से जल में जाता है या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, मतलब जो प्रकाश की चाल c है वो c नहीं रहेगी, अब उसकी चाल भी बदल जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी और आवृत्ति भी बदल जाएगी। तो पहली कंडीशन है कि जब परावर्तित हो तब तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और चाल बताओ। तो यहां से लिखते हैं पहली कंडीशन, जब एक वर्णी प्रकाश परावर्तित होता है, एक वर्णी प्रकाश परावर्तित होता है, ठीक है। जब एक वर्णी प्रकाश परावर्तित होता है तब आपको तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य सेम ही रहेगी। क्यों सेम रहेगी, सेम इसलिए रहेगी क्योंकि आपका परावर्तन पे ना आपकी प्रकाश की चाल बदलती, ना तरंगदैर्घ्य बदलती, ना आवृत्ति बदलती, ठीक है, क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं बदलता। लेकिन जब आपका वायु से जल में जाएगा तो माध्यम बदलने की वजह से सारी चीजें भी बदल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा जो आपकी तरंगदैर्घ्य है, यही आपका एक वर्णी प्रकाश जब परावर्तित होता है तब तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी, लैम्डा बराबर यही सेम, लैम्डा बराबर 589 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर में, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक ना लगाओ, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू तो इतनी आ गई 589 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर।
आप देखो तरंग दैर्घ्य निकल गई, आप प्रकाश की चाल और आवृत्ति बतानी है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो वायु में प्रकाश की चाल लिख दो। वायु में प्रकाश की चाल सबको याद है सी होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सी कितनी होती बताओ? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सी का मान भी निकल गया। बताओ है कुछ इसमें? कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, परावर्तन पे लैम्डा यही हो जाएगी, सी हो जाएगी। अब बचा आवृत्ति। आवृत्ति निकाल लो, आवृत्ति निकाल लो। आवृत्ति का सूत्र, आवृत्ति निकालने के लिए आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं इस टाइप से। ठीक है, वी के जैसे बनता है, इसे न्यू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? न्यू। न्यू का मान निकालना है। ठीक है, इस टाइप से बना लो। ये न्यू है आवृत्ति। ठीक है, न्यू का मान निकालना है तो न्यू बराबर वो सी बराबर सूत्र होता है न्यू लैम्डा। सी बराबर सूत्र क्या होता है? न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा। ठीक है, सी बराबर सूत्र होता है न्यू लैम्डा। तो न्यू का मान निकालना है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा लैम्डा। तो यहां से निकाल लो न्यू बराबर सी बटा लैम्डा। सी कितना है? 3 गुणे 10 की 8 और लैम्डा कितना है? 589 गुणे 10 की पावर -9। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अब क्या करना है? यहां से 3 गुणे 10 की 8 सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इतनी रख दिया। अब इसे हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से न्यू बराबर कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ पे 10 की 8 है ना, तो भाग 589 का जाएगा, नहीं तो इसके 3 जीरो ले लो आप, जिससे 3000 बन जाए और भाग चला जाए बट्टे में 589। देखो क्या किया हमने, ये जो 10 की 8 था इसके 3 जीरो ले लिए तो कितने बचे? 10 की पावर 5। और ये जो 10 की पावर -9 ऊपर जाएगा 10 की पावर +9। आप कुछ नहीं करना, भाग तो दे ही लोगे यार। ठीक है, यहाँ से भाग दे लेना, 5 दशमलव करके आएगा। ठीक है, तो देखो हम दे के बता भी देते हैं कितना आएगा आपका। भाग दे लेना, न्यू बराबर आ जाएगा 5.09 और यहाँ से 10 की पावर 5 और 9 मिलके 10 की पावर 14 और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। ठीक है, तो आवृत्ति जब परावर्तित होगा प्रकाश तब आवृत्ति जो आ जाएगी 5.09 गुणे 10 की पावर 14 हर्ज आ जाएगी आवृत्ति। ठीक है, ये देख सकते हो। लैम्डा तो वही रहेगी, सी प्रकाश की चाल ये रहेगी, आवृत्ति सूत्र से निकाल लेना सी बराबर न्यू लैम्डा से। तो आपके पास आवृत्ति 5.09 गुणे 10 की पावर 14 हर्ज आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो परावर्तन के लिए है। अपवर्तन में सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, अपवर्तन पे सारी चीजें बदल जाएंगी। दूसरी कंडीशन बी नंबर, जब एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है वो अपवर्तित होता है। ठीक है, जब एक वर्णी प्रकाश अपवर्तित होता है तो सारी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, प्रकाश अपवर्तित होता है तो अब सारी चीजें जो होंगी बदल जाएंगी। सबसे पहले प्रकाश की चाल निकाल लेते, तो प्रकाश की चाल मान लेते, अब जो प्रकाश की चाल है वो है v। अब प्रकाश की चाल कितनी है? v। प्रकाश की चाल कितनी? v। देखो n बराबर सूत्र होता है c बटा v। n बराबर सूत्र क्या होता है? c बटा v। तो यहाँ से v का सूत्र बनाओगे तो v बराबर हो जाएगा c बटा n। ठीक है, v बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? c बटा n। तो c हमें पता है, n भी हमें पता है। ठीक है, n का मतलब NW जो जल का अपवर्तनांक दिया था। ठीक है, तो 1.33 है, v बराबर c, 3 गुणे 10 की 8 है और ये 1.33 है। हल कर लो, इसका आंसर निकाल लो, सिंपल। ठीक है, हम बताते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे हल कर लेना, 2.26 आएगा। यहाँ से v जो आएगी 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल आ जाएगी। जब अपवर्तन होगा तब v बराबर इतना आएगा। ठीक है, सारी चीजें बदल रही ना, इसलिए v बराबर c बटा n लगाया, v का मान निकल गया। अब क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य। क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य कैसे निकालते हैं? v तो निकल गया, अब निकालते हैं तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो आवृत्ति होगी दोनों में सेम होगी, केवल प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदलेगी, आवृत्ति सेम ही रहेगी। प्रकाश की जो आवृत्ति होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो जो आवृत्ति यहाँ पे निकली है वही वाली आवृत्ति का सूत्र यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो अब आपको देखो, अभी तक सूत्र क्या लगाया था? c बराबर न्यू लैम्डा, लेकिन अब प्रकाश की चाल v हो गई तो अब हम सूत्र क्या लगाएंगे? v बराबर न्यू लैम्डा। देखो, तब प्रकाश की चाल c थी तो c बराबर न्यू लैम्डा, अब प्रकाश की चाल v है तो v बराबर न्यू लैम्डा। ठीक है, अब हमें v का मान लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर v बटा न्यू, v बराबर लैम्डा बराबर v बटा न्यू। v है प्रकाश की चाल, न्यू है आवृत्ति, तो लैम्डा बराबर v कितना है? v ये निकाला 2.26 गुणे 10 की पावर 8 बटे न्यू कितना है? ये है 5.09 गुणे 10 की 14, 5.09 गुणे 10 की 14। ठीक है, अब हल कर लो। इसके आगे का देखो हम बताते हैं कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसे हल करना, भाग देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, सब जो आएगा वो आएगा 0.44, लैम्डा बराबर आएगा 0.444
और जब ये 10 की पावर 14 ऊपर जाएगी तो ऊपर 10 की पावर 8 है, ये 14 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6, तो इतने मीटर आ जाएगी। या आप इसे सही से लिखना चाहो तो इसे जो 0.44 है इसको लिख लो 444, और यहाँ पे जब आपने 444 लिखा तो 10 की पावर माइनस 3 आएगा, ये 10 की पावर माइनस 3 और ये 10 की पावर माइनस 6 मिलके 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। और इसी टाइप से नैनोमीटर में बदलना चाहो तो देखो 10 की पावर माइनस 9 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा कितनी आ गई, 444 नैनोमीटर आंसर, ठीक है, मतलब उसी टाइप का आंसर बना दिया 444 नैनोमीटर, ठीक है। आप चाहते तो यही तक छोड़ देते, यही तक आंसर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। 0.444 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ये मीटर में आता, लेकिन नैनोमीटर बदलने के लिए हमने 444 बना दिया इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो 444 नैनोमीटर आ चुका है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, इसको एक बार सही समझो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमें तरंग थी, जल का पूर्णांक था। अब कह रहा है जब प्रकाश वायु से जल की सतह पे आता है, तो जब वायु पे केवल वायु पे था तो परावर्तन हुआ, तब वहां पे आपका प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलेगी, आवृत्ति दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। चाल और तरंगदैर्घ्य बदली, जब अपवर्तन हुआ यहाँ पे आ गया तो चाल और तरंगदैर्घ्य जो हुई वो बदल गई, यहाँ पे नहीं बदलेगी, यहाँ पे चाल और तरंगदैर्घ्य वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, आवृत्ति दोनों में सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने देखा तरंगदैर्घ्य ये लिखा, चाल ये रही, आवृत्ति निकाल लिया, यही आवृत्ति दोनों जगह काम आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी आई और यहाँ पे जब निकालेंगे एक बार भी प्रकाश अपवर्तित होता है तब प्रकाश की चाल v हो गई, और v बराबर c बटा n से हमने v निकाला। फिर इसके बाद तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए अब की बार यहाँ पे पहले c बराबर न्यू लैम्डा लगा था, अब की बार v बराबर न्यू लैम्डा लगा, लैम्डा निकाल लिया, 444 नैनोमीटर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे प्रैक्टिस जरूर करना। आपसे इसीलिए कह रहे जितने क्वेश्चन लगवाए इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, जिससे आपको अच्छे से आने लगेंगे, तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक पे जो है उनको भी प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी हल करते हैं, तो इसे नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। तो नोट कर लो, देखो आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मस्त है, देख सकते हो, सिंपल सही है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस पे दो आपको मतलब क्वेश्चन है इसी पे, ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर पे कह रहा है कांच का पूर्णांक 1.5 है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। तो पहले वाले पे तो कुछ नहीं, कांच का पूर्णांक दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, पहला तो हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है, बताना क्या कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या रंग बदलने से, प्रकाश का रंग बदलने से बदल जाती है, इस पे निर्भर करती है। यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी रंग में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज जानो, ठीक है। तो चलो हल कर लेते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं सिंपल सा। देखो क्या कह दिया, पहला नंबर पॉइंट है कांच का पूर्णांक मतलब Ng, G फॉर ग्लास, ग्लास का मतलब कांच, Ng कितना है 1.5। प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल v का मान पूछ रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल c दिया है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो सब कोई इसे निकाल लेगा, सिंपल है ना, सब कोई निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा, सिंपल हम लोग सूत्र लगाएंगे, n बराबर c बटा v निकालना है, v बराबर c बटा n। तो v बराबर c कितना है 3 × 10 की 8 और n कितना है 1.5। हल कर लो इसे, है ना, यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो नीचे 15 ऊपर 30, तो 15 से 30 काटो, 15 दूना 30, 2 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहला नंबर तो हो गया आसानी से, कांच में प्रकाश की चाल आ गई 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब बी नंबर पे बताना है आपको, ठीक है, कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है। अगर निर्भर करती है प्रकाश के रंग में, तो यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी रंग में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे पूछ लिया है। देखो हमने प्रिज्म में देखा था, प्रिज्म में क्या होता है, देखो ये प्रिज्म है, ठीक है, कांच का प्रिज्म होता है। ये मान लो ABC हमारे पास एक प्रिज्म है, आपको पता है यहाँ पे जो कोण होता है उसे प्रिज्म कोण बोलते हैं, है ना। आप मान लो जब इसमें कोई प्रकाश इस टाइप से पड़ता है, जब कांच के प्रिज्म में प्रकाश पड़ता है तो अपवर्तन के बाद ये कई रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका प्रकाश है ये कई रंगों में इस टाइप से बढ़ जाता है, इस टाइप से कई रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से कई रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे लाल रंग होता है और सबसे नीचे यहाँ पे बैंगनी रंग होता है, इस टाइप से, ठीक है।
और भी बीच में सभी रंग होते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। अब आपको बताना है कि क्या क्या कांच में, प्रिज्म कांच का ही तो है, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है? चाल का क्या मतलब? प्रकाश की स्पीड। प्रकाश की चाल क्या प्रिज्म में क्या करती है, मतलब रंग पे निर्भर करती है? तो आपको देखना है, यहां से देखो ये प्रकाश आया, अब प्रकाश क्या है, कई रंगों में बट गया। जैसे लाल रंग ये चला गया और दूसरा रंग ये, और इसी टाइप से 7 रंग होते हैं। ठीक है, यहाँ से बैंगनी, नीला और आपका ऑरेंज हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से 7 रंग आपके होंगे। तो यहाँ पे देखो विबग्योर होती है ना ट्रिक वही वाली। ठीक है, बैंगनी, नीला, नारंगी, ये सारे रंग जितने। तो देखो यहाँ पे जो रंग है इसमें अगर देखें तो लाल रंग की जो आपकी यहाँ पे लाल रंग इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, लाल रंग इस टाइप से जा रहा है, मतलब देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब अपवर्तन होता है तो मान लो जब प्रकाश जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। उसको सीधा जाना चाहिए लेकिन वो क्या होता है, सीधा नहीं जाता, वो क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो जो ज्यादा मुड़ेगा उसकी चाल ज्यादा बदलेगी और जो कम मुड़ेगा उसकी चाल कम बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने देखा जब प्रकाश इस टाइप से आया तो लाल रंग तो ये चला गया, तो लाल रंग क्या हुआ, लाल रंग में तो क्या हुआ, लाल रंग की चाल कम बदली, तभी तो सीधा आया, इस टाइप से निकल गया। लेकिन दूसरे रंग में देखा तो उसकी चाल थोड़ा बदली, और देखा तो और बदली, और देखा तो और बदली। देखो ना किरण झुकती चली जा रही है, देखो और देखा तो और बदल गई, फिर ये इस टाइप से झुक गई, फिर इस टाइप से झुक गई। मतलब ये कहने का है कि रंग का प्रभाव पड़ता है। देखो बैंगनी रंग में क्या हुआ, बैंगनी रंग में जो चाल थी वो और ज्यादा बदल गई। ठीक है, मतलब तभी तो ज्यादा इस टाइप से झुक के आया। अपवर्तन पे ही होता है, जब प्रकाश आपतित प्रकाश आता है और बाद में जब वो उसका अपवर्तन होता है ना तो क्या होता है, प्रकाश की चाल उसकी बदल जाती है और क्या होता है, वो अपने मार्ग से किरण विचलित हो जाती है। तो देख सकते हो किरण मुड़ती हुई चली जाना सीधा चाहिए, ये किरण आगे मुड़ती जा रही है। तो लाल रंग में तो चाल कम बदली, लेकिन आगे जैसे बैंगनी रंग तक जाओगे चाल बदलती जाएगी। तो आपसे पूछा गया क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है? तो आपको लिख देना हाँ, कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है। कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती। ठीक है, पहला तो ये आंसर हो गया कि प्रकाश के रंग पे निर्भर करती कि नहीं करती। ठीक है, प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है। ठीक है, करती है ना, करती। चलो अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि हाँ तो हो गया, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी रंग में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? अब बताओ लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो जिसकी चाल ज्यादा बदलेगी वो धीमी गति हो जाएगी उसकी, और जिसकी चाल कम बदलेगी वो तेज गति रहेगी। जैसे यहाँ पे बैंगनी रंग की देखो, यहाँ पे क्या देखा, बैंगनी रंग की चाल बदल रही है तभी तो इस टाइप से मुड़ गया, तो बैंगनी रंग की चाल ज्यादा बदली तो ये क्या होगा, धीमी गति से चलेगा, और जिसकी चाल कम बदली वो क्या होगा, वो थोड़ा उससे ज्यादा तेजी गति से बदलेगा, मतलब उससे ज्यादा तेजी से चलेगा। बैंगनी रंग से ज्यादा तेजी से कौन चलेगा, लाल। बैंगनी रंग कम तेजी से चलेगा, ये समझो। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल जो होती है धीमी पड़ जाती। ठीक है, ये होता है। तो बैंगनी रंग की ज्यादा धीमी हुई और लाल की कम। क्यों, वो हाँ बैंगनी रंग की ज्यादा धीमी हुई, क्यों, क्योंकि बैंगनी रंग आपको ज्यादा मुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी रंग में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो यहां से लिख दो कि बैंगनी रंग लाल रंग की अपेक्षा अधिक धीमा चलता है। बैंगनी रंग ज्यादा धीमा चलता है, लाल थोड़ा उससे कम धीमा चलता है ना, अपेक्षा अधिक धीमा चलता है। धीमा चलने का मतलब उसकी चाल थोड़ा धीमी हो जाती है। ठीक है, अधिक धीमा चलता है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको आपको इसी टाइप से लिख के बताना। पहला बता दिया कि हाँ कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पे निर्भर करती है। फिर पूछा था बैंगनी और लाल में किसकी प्रकाश की चाल धीमी पड़ जाती है? तो बैंगनी रंग की ज्यादा धीमी पड़ती है। तो बैंगनी रंग लाल रंग की अपेक्षा अधिक धीमा चलता है या उसकी चाल अधिक धीमी पड़ जाती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देख सकते हो, अच्छे से समझा कि लाल रंग की प्रकाश की चाल जो है वो कम धीमी पड़ी, इसलिए वो इसी टाइप से प्रकाश जैसा है उसी टाइप से जैसा है उसी टाइप से गया, लेकिन और चाल देखो बदलती गई, इसलिए बैंगनी रंग की एकदम बदल गई। तो बैंगनी रंग लाल रंग की अपेक्षा अधिक धीमा चलता है। तो इस टाइप से पहले पे पूछा था, सिंपल सा कांच का पर्दांक दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी, कांच में प्रकाश की चाल पूछा, निकाल लिया। दूसरे नंबर पे पूछा था, आसानी से ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, इसे भी नोट करो जल्दी से। और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर पे आते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है,
कह रहा है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्या दिया है, क्या निकालना है। आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। तो दो तरंगों की तीव्रताएं मान लेते हैं I1 और I2 है। तो I1 और I2 का अनुपात दिया है। ठीक है, I1 और I2 का अनुपात कितना दिया, I1 बटा I2 1:9 दिया, मतलब 1/9 दिया। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता को I मैक्सिमम कहते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता को I मिनिमम कहते हैं। इनका अनुपात पूछ रहा है, मतलब I मैक्सिमम अनुपाते I मिनिमम का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या कहा गया है कि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1:9 है। तो हमने पहली तरंग को I1 माना, दूसरी को I2। तो I1 अनुपात I2 मतलब I1 बटा I2 1/9 है। कह रहा है दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के मान बताओ। तो अधिकतम तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब I मैक्सिमम, और न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम। इनका अनुपात बताना है। तो सिंपल, अगर फॉर्मूला पता तो तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, देखो तीव्रता दिया है। तीव्रता के पदों में देखो, यहां से तीव्रता के पदों में I मैक्सिमम बराबर सूत्र होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये तीव्रता के पदों में होता है। लेकिन अगर आयाम के पदों में हो तो I मैक्सिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये याद रखना। और न्यूनतम तीव्रता का सूत्र होता है I मिनिमम बराबर तीव्रता के पदों में √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, और आयाम के पदों में होता है I मिनिमम बराबर A1 माइनस A2 का स्क्वायर। A1 और A2 क्या है, दोनों तरंगों के आयाम है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखो, आपके इस टाइप के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, I मैक्सिमम का तीव्रता के पदों में, आयाम के पदों में ये, तीव्रता के पदों में ये, आयाम के पदों में ये। ठीक है, आप देखो I1 बटा I2 1:9 है। अब I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात पूछ रहा है, तो यहां से I मैक्सिमम बटा I मिनिमम, यही तो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला पता है तो रख दो। I मैक्सिमम कितना है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और I मिनिमम कितना है, I मिनिमम √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। आप केवल वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने। तो I मैक्सिमम बटा I मिनिमम बराबर कितना आया, √I1। I1 कितना है, I1 इसके सामने 1 प्लस I2 कितना है, इसके सामने 9 का स्क्वायर बटे में √I1 की जगह 1 माइनस √9 का स्क्वायर। अब हल कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो I मैक्सिमम बटा I मिनिमम बराबर 1 का √1 आएगा प्लस 9 √9 कितना हो जाएगा, 3 बटे में इसका ऊपर वाले का पहले स्क्वायर। देखो 1 का 1 हो गया, 9 का 3 हो गया, स्क्वायर कर दो। बटे में नीचे कितना आएगा, 1 का 1 माइनस इसका कितना आ गया, 3, स्क्वायर कर दो। अब इसे हल करोगे 1 3 4 4 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसे हल करो, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, तो भाग दे दो, 4 चौको 16, 4:1 कितना आएगा, I मैक्सिमम अनुपाते I मिनिमम बराबर 4:1। ठीक है, 4/1 है, मतलब 4:1 हो गया। बस यही सिंपल सा आंसर है, बस यही सिंपल सा आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं यार, इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल सा होते हैं, लेकिन इस टाइप के पूछे बहुत जाते हैं। आपको तीव्रताओं का अनुपात दिया है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा दो, सिंपल से हल कर लो। इसी पे मान लो जैसे एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे और बता देते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, इसे नोट कर लो जरा, तो फिर वो वाला कभी करा देते हैं, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग सीख जाओ। ठीक है, तो नोट कर लो इसे जल्दी से, वो वाला भी बता देते हैं। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का है। इसमें समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों का, इसमें आयामों का अनुपात दिया है 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस बार आयामों का अनुपात दिया है और अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात इसमें भी पूछ रहा है। तो हल कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं सिंपल सा। दो तरंगों के आयामों का अनुपात, आयामों को मान लेते पहली तरंग का आयाम A1 और दूसरी तरंग का A2। तो A1 अनुपाते A2 दिया है 5:3, मतलब A1 बटा A2 दिया है 5/3। तो A1 कितना 5, A2 कितना 3। अब अध्यारोपण के बाद
अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है, मतलब आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल से हमें फॉर्मूला पता है, निकाल लेंगे। आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और बटे में इसकी जगह क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का स्क्वायर। सिंपल निकाल लो। आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम बराबर A1 A2 कितना है, A1 है 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 5 माइनस 3 का स्क्वायर। सिंपल निकाल लेना। आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम आपका निकल आएगा। तो इस वाले कमेंट करके सबको बताना है कितना आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो अब इस वाले कमेंट करके बताना आसानी से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले अगर आपको तैयार है तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। और भी जितने, देखो अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए इस वीडियो पे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगवाए, ठीक है। तो वीडियो आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन भी आसानी से समझ में होंगे। अब करना क्या है, इन क्वेश्चंस को एक दो बार अपने रफ कॉपी पे फिर से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे से आसानी से आपको इन क्वेश्चंस को लगाना आ जाए पूरा, क्योंकि इस टाइप के जितने क्वेश्चन है ये सभी पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको लगा लेना, और भी जो क्वेश्चन बैंक पे आपके न्यूमेरिकल हो उनको भी लगाना, ठीक है। अगर किसी पे प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना कमेंट करके, या आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की, वहां पे फॉलो कर लो। कोई क्वेश्चन ना आएगा तो वहां पे बता दिया करो, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की चलिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, प्लेलिस्ट से जाके बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और एक काम जरूर करना, सबको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और इस वाले का कमेंट करके सबको बताना है कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो नोट कर लो इसे।